को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होगी अब जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त करने के दिए निर्देश, प्रोटोकॉल का पालन करने की कही बात। आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी हुई दाखिल। उत्तराखंड में भारी बारिश के बावजूद भी लाखों श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, कोविड नियमों का भी हुआ पालन। फिर बिगड़ी दिल्ली की हवाएं, AQI में आया भारी उछाल। वातावरण की नमी कम होने के साथ ही दिल्ली की हवा अच्छी से खराब हो गई है। 48 घंटे के अंदर ही वायु गुणवत्ता में 175 अंकों का उछाल आया और वह 46 से 221 पे जा पहुंचा। सफ़र का पूर्वानुमान है कि बारिश नहीं होने की सूरत में प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ेगा। 5 दिन में यह बेहद खराब और गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है। सोमवार की तेज़ बारिश से दिल्ली की हवा साफ हो गई थी। धूल के महीन कण PM10 हवा में पहुंचना बंद हो गए थे। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामले में भी कमी आई थी। इसके मिले जुले असर से साल में पहली बार हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में चढ़ी गई थी। सोमवार को सूचांकन 46 दर्ज किया गया। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को भी बारिश का असर दिखा और हवा की गुणवत्ता बेहतर रही। लेकिन खिली धूप में बुधवार को हवा में नमी का स्तर 47% तक पहुंच गया। इससे धूल के महीन कणों का धरती से निकलना संभव हो गया। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के 746 मामले रिकॉर्ड होने से PM2.5 का हिस्सा 12% चला गया। इससे वायु गुणवत्ता 221 दर्ज की गई। CPCB के मुताबिक 2 दिन में प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ा है। बुधवार को सूचांकन 221 पर पहुंच गया। हवा का यह स्तर खराब श्रेणी में आता है। उधर सफ़र का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामले बढ़ सकते हैं। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने से पराली से निकलने वाली PM2.5 की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर बारिश नहीं हुई तो अगले 2 दिन में हवा खराब स्तर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद के 3 दिन में यह गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पराली जलनी चालू हो गई। नासा की सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं वो इमेजेस ये दिखा रही हैं कि कब पराली जलने का सिलसिला चालू हो गया। उसकी वजह से दिल्ली के अंदर फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। आज मैं आपके सामने आपका सहयोग मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हर दिल्ली वासी को भी अपने अपने स्तर का पोल्यूशन कम करना है, अपने अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करना है। हम सब पोल्यूशन फैलाते हैं ना, हम सब कुछ ना कुछ करते हैं जिससे पोल्यूशन फैलता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि सरकार अब भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी होगी। मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। सभी यात्रियों की रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए घोषणा पत्र भी देना होगा। गाइडलाइन के साथ ही सरकार ने उन देशों की सूची भी जारी की जहां से आने वाले यात्रियों को ज़रूरी नियमों का पालन करना होगा। सूची में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे जैसे अन्य देश शामिल हैं। इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है। वहीं भारत सरकार के माध्यम से और राज्यों की ओर से खरीद श्रेणी के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102.4 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन
खुराक प्रदान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास अभी भी 10.78 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। केंद्र सरकार टीकाकरण गति को तेज करने और पूरे देश में इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इसमें कहा गया है कि टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए राज्यों को अधिक टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है ताकि वे बेहतर योजना बना सके और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित कर सके। मंत्रालय ने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों को मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध करवा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के अधीन वर्तमान में लागू रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए यह समय सतर्कता से सावधानी बरतने का है। अवस्थी ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को बनाए रखे जाने और कोविड नियमों के तहत सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार को एक दिन में कुल 1,55,731 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं। सोनीपत की कुंडली बॉर्डर पर युवक की नृशंस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के बाद निहंग बाबा अमर सिंह की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मामले में निहंग सिंह जतेंद्र राजा राज सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बेआबदी मामले की साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर साजिश में उनका अमन सिंह का या अन्य निहंग का नाम शामिल मिलता है तो उसका हाल भी युवक जैसा ही होगा, उसे भी ऐसी ही सज़ा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर आए निहंग सिंह जतेंद्र राजा राज सिंह ने कहा, यह घटना निहंगों के साथ ही मोर्चा को बदनाम करने की साजिश है, इसका जल्द पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निहंग अमन सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो वायरल को लेकर उसे जवाब देना होगा। इसमें सरकार की साजिश हो सकती है। सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब के सरबालो ग्रंथ की बेआबदी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवक को रंजिश के चलते यहाँ लाकर मार दिया गया और अब बाद में बेआबदी का आरोप लगा दिया गया है। ਇਹ ਨਗਰ ਅਮਰਕੋਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਸਵੇਰਾ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की याचिका को सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट में तमाम दलीलों को सुनने के बाद जज वीवी पाटिल कोर्ट रूम में पहुंचे और सिर्फ 2 शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने बोला बेल रिजेक्टेड। इस फैसले के साथ ही आर्यन को जेल में रहना होगा। ऐसे में आर्यन के वकील अदालत के फैसले की कॉपी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए।
जस्टिस नितिन डब्ल्यू संब्रे के सामने आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की है ताकि जल्द से जल्द आर्यन को जेल से बाहर निकाला जा सके। इससे पहले 14 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई हुई थी। तब मुंबई सेशन कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुनिश्चित रख लिया था, लेकिन एनसीबी की दलीलों और सबूतों की वजह से आर्यन के वकील उन्हें जमानत नहीं दिला पाए। बता दें, क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। तीनों ही हाई प्रोफाइल चेहरे जेल में साधारण कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तीनों मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। पहले उन्हें 7 दिनों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से खान परिवार काफ़ी टेंशन में है। शाहरुख खान खुद आर्यन की ज़मानत के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। जेल में रहने के दौरान आर्यन ने शाहरुख खान और परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी। जमानत नहीं दिलवा पाने के चलते ही शाहरुख खान ने पहले वाले वकील सतीश मानसिंदे को केस से हटाकर दूसरा वकील को हायर किया था। बीते 6 दिनों में 54,410 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि एक महीने में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। बीते 3 दिनों तक बारिश के बीच भी धाम में आस्था और भक्ति का उल्लास चरम पर रहा, जबकि मौसम साफ होते ही बुधवार को 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने धाम पहुँचे। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम की यात्रा में इस वर्ष आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देवस्थानम बोर्ड के अनुसार बीते 6 दिनों में ही रिकॉर्ड 54,410 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। लगातार बारिश के बीच भी 17 से 19 अक्टूबर तक केदारनाथ में 20,690 यात्रियों ने दर्शन किए। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश चंद गौड़ा और यात्रा प्रभारी युद्धवीर पुष्पवाण ने बताया कि यात्रा में उम्मीद से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी को कोविड-19 के नियमों के तहत गर्भगृह में दर्शन कराए जा रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। भाई दूज के पर्व पर 6 नवंबर को कपाट बंद होने तक केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 2.5 लाख से अधिक पहुंच सकता है। वहीं इसी बीच श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली की भी शिकायत सामने आई है। यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि केदारनाथ में एक कमरे में 6 से 9 हज़ार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। पानी की बोतल 200 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 80 रुपये और हाफ प्लेट मैगी 50 रुपये में मिल रही है। ये सब धाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा के मध्य पड़ाव सोनप्रयाग और गुप्तकाशी तक कई टैक्सी मैक्सी चालकों की ओर से 250 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में संगठन हो गया है। इसका ऐलान सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है। हमारी अखिलेश यादव के साथ सहमति बन गई है। लोग भाजपा से परेशान हैं। हम उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने 14 सीटों पर सहमति बनाई है। राजभर ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके पहले राजभर के भाजपा से गठबंधन बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सपा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा कर दी है। ट्वीट में कहा गया कि वांछितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमज़ोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। सपा और सुबह सपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद राजभर ने बयान दिया कि आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। हमने गठबंधन के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा को निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव ने हमारे न्योते को स्वीकार किया। हमारी उनसे 1 घंटे बात हुई। 27 तारीख को महापंचायत रखी गई है, जिसमें वंचित, दलित
और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल होंगे। सीटों के लिए 27 के बाद बैठकर बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सपा एक सीट भी नहीं देगी तो हम उनके साथ रहेंगे। साथ ही राजभर ने कहा कि इस समय प्रदेश में भाजपा नफरत की सियासत कर रही है। व्यापारी और नौजवान सभी परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का विवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर के गुलगांव में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक की पहचान जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी के तौर पर हुई, जबकि दूसरे की शिनाख्त की जा रही है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि ये दोनों रविवार को बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल थे। वहीं किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान उसके पास से एक ग्रेनाइड बम बरामद हुआ है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। घाटी में बुधवार का दिन सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी कामयाबी भरा रहा। कुलगांव में पहले शोपियो जिले के चीरबाग द्रगाण इलाके में भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया। खुफिया एजेंसी से मिली इनपुट के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। सुरक्षा बलों से खुद को घेरता देख आतंकवादियों ने फायरिंग झोंक दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। हालांकि इससे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलाबारी करते रहे। वहीं कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अक्टूबर के शुरुआती 12 दिनों के भीतर 7 मुठभेड़ में 8 आतंकियों को मार गिराया, जो अलग अलग आतंकी ठिकाने से संबंधित थे। इनमें से ज़्यादातर ऑपरेशन दक्षिण कश्मीर में हुए हैं और 8 आतंकियों में से 7 को दक्षिण कश्मीर के शोपियों और अनंतनाग जिले में मार गिराया गया है। बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन भी सुचारू नहीं हो पाया। बुधवार को भी दिन भर हाईवे को खोलने का काम जारी रहा। बद्रीनाथ हाईवे को गौचर से विष्णुप्रयाग तक सुचारू किया जा चुका है, जबकि विष्णुप्रयाग से बेनीकुला तक जगह जगह हाईवे बाधित है। बीआरओ ने 7 जेसीबी मशीनों और 100 से अधिक मजदूरों को हाईवे खोलने के काम में लगाया है। हाईवे अवरुद्ध होने से जोशीमठ, गोविंद घाट और बद्रीनाथ धाम में करीब 3000 यात्री फंसे हुए हैं। यह जानकारी देते हुए चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह तक हाईवे को सुचारू कर दिया जाएगा। बीआरओ के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि टेयाय पुल नामक स्थान पर पहाड़ी से भारी मात्रा में ब्लॉडर और मलबा हाईवे पर आ गया है। 2 मशीनें इसे हटाने में लगी हुई है। साथ ही अन्य जगहों पर भी हाईवे बाधित है। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बुधवार को बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग को सुचारू होने तक तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही ठहराया जाए और भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर एसडीएम कुमकुम जोशी और बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। डेंगू का संक्रमण अब राजधानी में गंभीर हो गया है। ज़्यादातर अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर तक नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी डेंगू का स्ट्रेन 2 मरीजों में देखने को मिल रहा है, जिसे काफ़ी घातक माना जाता है। इतना ही नहीं, एम्स से लेकर तमाम प्राइवेट अस्पतालों तक इन दोनों मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पीछे कोरोना, पोस्ट कोविड और डेंगू तो है ही, साथ ही दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीज भी काफ़ी संख्या में है, जिनका इलाज महामारी के चलते बीच में रुक गया था। हालांकि सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली की हालात बहुत अधिक गंभीर नहीं है। नगर निगम के अनुसार 16 अक्टूबर तक राजधानी में डेंगू संक्रमित 723 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की मौत भी पिछले महीने दर्ज की गई। इसमें से 243 मरीज पिछले 1 सप्ताह में ही सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों की स्थिति देखें तो दिल्ली में साल 2018 के बाद
सबसे अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। 1 जनवरी से 16 अक्टूबर के बीच साल 2020 में 395, 2019 में 644 और 2018 में 1020 मामले मिले थे, जबकि 2017 में 4726 और 2016 में 4431 मामले सामने आए थे। केंद्र मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच गए हैं। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्र मंत्री अजय भट्ट और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जानकारी मिली है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को आपदा प्रभावित स्थानों का पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद जॉली ग्रैंड स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा का केंद्र नेतृत्व भी चिंता में है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा भी टाल दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं। वहीं कुमाऊं में बेमौसम बारिश के कहर से 7 और गढ़वाल में 3 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपदा की भेंट चढ़ने वाले लोगों की संख्या 55 हो गई है। मेंढर के भाटाडूडिया जंगलों में आतंकियों को खोजने के लिए अब आग लगाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। बुधवार को सेना ने यह गोले बरसाए, जिससे जंगल में आग लग गई। यह गोले आतंकियों के संभावित ठिकानों के पास फेंके गए। इससे झाड़ियों के झुरमुट जल रहे हैं। वहीं सेना और एसओजी ने एक तरफ से आतंकियों की तलाश के लिए घेराबंदी कसना शुरू कर दी। बुधवार को जंगल के एक छोर से पैरा कमांडो और एसओजी की टुकड़ियां जंगल को खंगालते हुए आगे बढ़ी। हालांकि देर शाम तक आतंकियों का सुराग नहीं लग पाया। चमरेड़ के जंगल में 11 अक्टूबर को आतंकियों के पहले हमले के बाद 14 अक्टूबर को भूटाडूडियों में घात लगाकर हमला किया गया था। दोनों हमलों में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए थे। भौगोलिक परिस्थितियों की चुनौती को देखते हुए इस ऑपरेशन को विशेष एहतियात के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं सेना अध्यक्ष एसएम नरवणे ने ऑपरेशन क्षेत्र का दौरा कर बड़े पहरे के निर्देश दिए थे। इलाके के लोगों को घरों के भीतर रहने को कहा गया है। वहीं बुधवार सुबह होने पर अतिरिक्त जवानों को जंगल के एक छोर से भीतर भेजा गया। वहीं एक तरफ से आग लगाने वाले गोले दागे गए। सेना ने हालात की समीक्षा करने के बाद ऑपरेशन की रणनीति में यह बदलाव किया है।